जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ये सब समझा दिया था। हाँ या ना? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, बोहर का मॉडल। भाई थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड का पढ़ लिया, उसके ड्रॉबैक भी पढ़ लिए। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। यार अगर ये मार्कर ऐसे चलेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो बोहर्स मॉडल में उसने एटम के बारे में क्या बताया? देखो ये जो मॉडल है ये आया था हमारे पास इन 1913 में नील्स बोर gives us his famous model of an atom, which not only did away the drawbacks of Rutherford model, but also explains satisfactorily the line spectra of atoms। ये बात समझ में आ रही है? तो बोहर ने जो मॉडल हमको दिया था उसने ना सिर्फ रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को साइड किया, अवे किया, बल्कि हमको एटम को बहुत अच्छे से समझाया। और इसके अलावा वो जो लाइन स्पेक्ट्रा मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, राइटबर्ग फार्मूला, बाल्मर फार्मूला, उसके बारे में भी उसने एक्सप्लेनेशन दी कि आखिर ये फार्मूला कहां से आया, क्यों आया और कैसे वो सही है। आई बात समझ में? लेकिन बच्चों जो हमें देखो बोहर का मॉडल भी 100% सही नहीं है। मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, पूरी तरह से 100% सही नहीं है। जो भी एक्सप्लेनेशन उसने दी है वो 100% सही सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही है। तो हम एक बार को ये कह सकते हैं कि जो एटम के बारे में हमको हाइड्रोजन जो बोहर ने बताया वो हाइड्रोजन का एटम था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बोहर ने जो हमको एटम का मॉडल दिया वो किसका दिया? हाइड्रोजन एटम का। आगे बात समझ में? बाकी एटम्स भी काफी हद तक सही है, पर 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसने किसके बारे में दी है? हाइड्रोजन के बारे में। आगे बात समझ में? तो क्या बताया हमको बोहर ने? बोहर्स पोस्टुलेट्स, मतलब हमें इसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तो नहीं पढ़ने हैं, हमें सीधा पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात बोहर ने क्या बताई बच्चों? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ही यही था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो वह पक्का एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसके खुद की एनर्जी कम हो जाएगी और उसका पाथ छोटा होते होते फाइनली न्यूक्लियस में वो फॉल हो जाएगा। यही था ना? तो बोहर ने ये बोला कि जो मैक्सवेल के जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो थ्योरी है, वो क्वांटम फिजिक्स में नहीं चलेगी। समझ गए? तो उसने ये बोला कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग around the nucleus in an atom do not radiate any energy। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा होगा तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ये बात बोहर ने सबसे पहले ही क्लियर कर दी। समझ गए? मतलब इसका ये हुआ, इट इज
revolving in an orbit in an orbit whose energy is fixed. यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स हो गई है, ना उसकी एनर्जी बढ़ रही है और ना ही उसकी एनर्जी घट रही है। अगर घट नहीं रही है तो इसका मतलब वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? और इन्हीं रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट हुज दीज ऑर्बिट्स आर सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स। यानी ऑर्बिट्स कैसे हैं बच्चों? यानी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी घूम रहा है, बड़े ऑर्बिट में, फिर छोटे ऑर्बिट में, फिर इधर घूमने लग गया, फिर ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट में घूम रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। यानी ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स। और इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? also called fixed orbit, fixed energy level या discrete orbit एक्सेट्रा, ये नाम दिए गए। भाई ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या बोला बोहर ने? कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, और उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट, फिक्स एनर्जी लेवल, या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको। हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। इस तरीके से उसने नाम दिया और ये बात क्लियर कर दी कि भाई इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अब इसको उसने कुछ नाम भी दिया। बच्चों मान लो ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, तो उसने उस शेल्स को नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? के, एल, एम और एन। ये तुम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, एम के लिए एन की वैल्यू 3 होती है और एन के लिए 4। और ये क्या है बच्चों? और अगर ये न्यूक्लियस है तो ये पूरा क्या है? एटम है। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं तुम लोगों को। Electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit. These orbits are certain selected orbits which are named as K, L, M, N, designated as 1, 2, 3, 4 respectively. And whenever an electron revolving around the nucleus in a fixed orbit, it does not lose or gain any kind of energy. And these orbits are also called discrete orbit, stationary orbit, fixed orbit, fixed energy level, stationary orbit, कुछ भी कह लो। ये बात तुम लोगों को समझ में आई या नहीं आई? पक्का? दूसरी बात उसने क्या बोली? नंबर 2, क्या इसका मतलब ये है? तो क्या इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी गेन या लूज करेगा ही नहीं? करेगा, पर उसके लिए उसने अलग से बताया। अभी फिलहाल के लिए उसने ये बोला कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, it does not lose or gain any energy. Therefore, these orbits are also called stationary orbit.
तो इस पॉइंट पे उसने क्या समझाया कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी गेन या लूज नहीं करेगा तब तक जब तक कि वो एक ऑर्बिट में है, और उस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो फिक्स है। समझ में आ गई बात? पर अभी भी इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी गेन या लूज कर ही नहीं सकता, कर सकता है, पर उसके लिए एक कंडीशन है। बच्चों थर्ड पॉइंट के अंदर मैं दो पार्ट लिख रहा हूं, ए और बी। जब भी एटम एनर्जी गेन करता है, बच्चों मैंने लाइंस फैक्टर में बताया था, सोडियम एक एलिमेंट है, उसको हमने पहले एनर्जी दी और उसने अब्सॉर्ब भी करी, हाँ या ना, और बाद में उसने एनर्जी लूज भी करी थी रेडिएशन के फॉर्म में, याद है कि भूल गए? तो मुझे ये बताओ जो एनर्जी मैंने दी वो सोडियम के एलिमेंट में गई कहां? फाइनली एटम के अंदर गई होगी। तो क्या वो एनर्जी एटम ने अब्सॉर्ब करी है या एटम के अंदर भी कोई है जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है? एटम के भी अंदर वो एनर्जी किसने गेन करी है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ने। किसने गेन करी है बच्चों? और वहां क्या हुआ है मैं तुम्हें समझा देता हूं। जैसे मान लो बच्चों ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, दो ऑर्बिट बना दिए मैंने। ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। जैसे ही इस एटम को एनर्जी मिली, ये एनर्जी है, एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। जैसे ही एटम को एनर्जी मिली, अब तुम मुझे बताओ ये एनर्जी कौन एब्सॉर्ब कर रहा है, एटम या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ जब उसके पास एनर्जी आ जाएगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, मैंने बताया था ना एक्साइटेड स्टेट। तो जब इसको एनर्जी मिलेगी, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये जंप करके कहां चला जाएगा बच्चों? बड़े वाले ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में चला गया? बड़े वाले ऑर्बिट में। तो मान लो ये है E1 और ये है E2, तो E1 वाले एनर्जी लेवल से वो कहां जंप करके चला गया? E2। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि एटम और इलेक्ट्रॉन, एटम और इलेक्ट्रॉन whenever gain energy, it will jump from lower, it will jump from lower orbit to higher one। मतलब लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट का क्या मतलब है? लोअर ऑर्बिट की एनर्जी लो है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, और एक बात, इसी के अंदर एक बी पार्ट है थर्ड पॉइंट के अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन, देखो अभी ये ग्राउंड स्टेट में था, अपने असली ऑर्बिट में था, जब उसने एनर्जी गेन करी तो वो बड़े ऑर्बिट में चला गया, वहां घूमने लगा। जब उसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी तब वापस से वो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा और बड़े वाले ऑर्बिट से वापस छोटे ऑर्बिट पे आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? whenever electron jumps from higher orbit to lower one, it will radiate energy equal to the difference between two energy levels। बच्चों ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं ना हम लोग। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है, मान लो बच्चों ये एक एटम है और ये न्यूक्लियस है, और कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से, मतलब ये अभी फिलहाल हमारे लिए E1 हो गया, और ये जंप करके बच्चों कहां जा रहा है? इस वाले ऑर्बिट में, E2 में। तो बड़े ऑर्बिट से छोटे में जंप करके इधर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप एनर्जी ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा? एमिट करेगा। तो यहां पे इसने एनर्जी क्या कर दी बच्चों? एमिट कर दी। अगली बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब भी छोटे ऑर्बिट से बड़े में जाता है तो उसको उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है एग्जैक्टली जितना दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। समझ गए? और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बड़े ऑर्बिट से छोटे में जंप करके आता है तो वो उतनी ही एनर्जी लूज करता है एग्जैक्टली जितना दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है।
मान लो ये बीच वाले ऑर्बिट पे जंप करके नहीं आया, सीधा 1 पे आ गया, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा एनर्जी लूज करेगा। अगर ये 2 पर आया होता पहले इस पे बीच वाले में और फिर फर्स्ट पे आता, तो ये थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी लूज करता। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे समझो, देखो मैं आप लोगों को समझाने का तरीका बताता हूं। रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, उसमें उसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहां घूम रहे हैं। मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आप ऐसे समझ लो, ये न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 फिर ऐसे टेढ़ा 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 फिर ऐसे ऐसे, वो कहीं भी हो सकता है, बस न्यूक्लियस के अराउंड भूला बस। अब कहां घूम रहा है ये हमको नहीं पता। अच्छा, इसको आप ऐसे कंपेयर कर लो जैसे क्लासरूम में पहले जमाने में दरी बिछा देते थे, मतलब मैट बिछा देते थे। तो टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे मैट पे बैठे हैं। बच्चों मैट पे कैसे बैठते हैं बच्चे? कोई लाइन नहीं है, कोई रो नहीं है, कहीं भी कोई बैग रख देता है, कहीं भी कोई बैठ जाता है, बस क्लासरूम में ऐसे ही स्कैटर्ड है बच्चे, हाँ या ना? तो आप यही समझ लो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहां घूम रहा है कुछ पता नहीं है, बस घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ये रदरफोर्ड ने बताया था, समझ गए? और बोहर के हिसाब से अगर चले तो अगर इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढना है तो वो कहां मिलेगा? सिर्फ ऑर्बिट में। कहां मिलेगा? ऑर्बिट। यानी ये कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो वो फर्स्ट में ही घूमेंगे या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, उनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में फिट कर लो। आप इसको ऐसे समझो, एक स्कूल का क्लासरूम अज्यूम करो, सबसे आगे एक रो लगी हुई है चेयर्स की, उसके बाद गैप है बहुत सारा, फिर एक थर्ड रो है, चेयर्स है उसमें, फिर गैप है, फिर फोर्थ रो, थर्ड, मतलब समझ गए ना? बच्चे हमेशा आपको कहां मिलेंगे? रोज में। क्या 2 चेयर की रोज के बीच में कोई बच्चा उपस्थित हो सकता है? जमीन पे बैठ सकता है? कहां मिलेगा वो हमेशा? कहां मिलेगा? रो में। तो फर्स्ट रो का मतलब है कि फर्स्ट शेल, समझ में आ रहा है? के शेल, सेकंड रो सेकंड शेल, थर्ड रो थर्ड शेल, फोर्थ रो फोर्थ शेल। आगे बात समझ में? उन चेयर की रोज के बीच में कोई बच्चा नहीं बैठ सकता, उपस्थित नहीं हो सकता, जगह ही नहीं है। ये बात हमको किसने समझाई बच्चों? अभी समझ में आ गया? और इसको अगर आपको समझना है ये 2 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत सिंपल है। आप ऐसे समझ लो, अगर आपको फर्स्ट रो पे आना है तो आपको 90% या उससे ऊपर नंबर लाने होंगे। सेकंड रो में अगर बैठना है तो 80% और उससे ज्यादा नंबर लाने होंगे। थर्ड रो में 70%, मतलब समझ गए ना? अज्यूम कर पा रहे हो? अब बच्चों यहाँ पे भी तो वही बोला उसने, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में ही रहता है तो ना ही वो एनर्जी लूज कर रहा है ना ही वो एनर्जी गेन कर रहा है, हाँ या ना? तो अगर आपके मार्क्स ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, आपके मार्क्स हमेशा उतने ही आते हैं, तो आप एक ही रो में रहोगे, आप कभी आगे नहीं आ पाओगे, ना ही हम आपको पीछे भेजेंगे। समझ गए? यहां पर क्या बोला गया है? जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो बड़े ऑर्बिट में आ जाता है। अगर कोई बच्चा 50% से 90% पे आ गया तो मैं उसको उठा के कहां ले आऊंगा? सीधा सबसे आगे वाली रो में, हाँ या ना? भाई 50% से वो 90% प्लस लेकर आ गया, तो क्या उसके जो मार्क्स का गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो वो सीधा जंप करके कहां पे आ गया? फर्स्ट रो में। आगे बात समझ में? और अगर आप एनर्जी लूज करते हैं तो आप बड़े ऑर्बिट से छोटे में चले जाओगे। अगर आप 90% प्लस लाते थे और अब आप 70 प्लस ला रहे हो तो आपको फर्स्ट रो से उठा के थर्ड रो में भेज दिया जाएगा। यानी कि उतना ही जितना एनर्जी गैप है 2 शेल्स के बीच में, उतना एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी लूज या गेन होगी। तो उसी तरीके से बच्चों को जितना भी वो मार्क्स लाएंगे उसी हिसाब से उनको रो में फिक्स कर दिया जाएगा। अभी तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? चले आगे। तो मुझे उम्मीद है यहां तक के पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और जरूर जरूर लिख लेना, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में। चले आगे। अब मैं ये इरेज करने जा रहा हूं, कॉपी में नोट कर लेना। अगला पॉइंट हम यहां लिखेंगे, ठीक है? अब बच्चों हम ये बात जानते हैं कि बोहर का मॉडल 1913 में आया था, काफी बाद में। तो इसका मतलब 1930 तक जो जो चीजें डिस्कवर हो गई हैं, प्रूफ हो गई हैं, थ्योरी आई हैं, वो सब उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैक्सवेल की थ्योरी जो उसका काट उसने पहली पॉइंट में बता दिया कि एनर्जी एमिट कर ही नहीं रहे। समझ गए? अब जरा याद करो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है? वो भी उसने इंक्लूड कर दिया। पॉइंट नंबर 4,
जब भी एटम या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, क्या वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, बल्कि पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि एटम या इलेक्ट्रॉन, इससे ये तो क्लियर हो गया ना कि एनर्जी रेडिएट और एमिट करता है। अगर एक ही ऑर्बिट में रहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन ऑर्बिट चेंज अगर हो रहा है तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हुई है। समझ गए? तो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन और एटम रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, radiate or absorb energy not in continuous manner, not in continuous manner, but in discontinuous manner in the form of packets of energy called क्वांटा। याद है? भूल गए? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो याद होगी ना? E इज इक्वल टू एच न्यू, ये वही बोल रहा है। तो वो बस ये बोल रहा है कि जब भी E2 में से आप E1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? एनर्जी का डिफरेंस। भाई चेक करो ना, E1 से इलेक्ट्रॉन जंप करके E2 पे चला गया, यानी E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा है, तो एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालोगे? E2 माइनस E1 करके तो निकालोगे। तो व्हाट इज E2 माइनस E1? डेल्टा E, और विच इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है वो किस फॉर्म में करी होगी? एच न्यू। और यहां पर भी बच्चों क्या आएगा? एच न्यू आएगा, क्योंकि एनर्जी यहां पर भी जो इसने रिलीज करी है उसमें भी एनर्जी डिफरेंस निकाल लेना है, E2 माइनस E1, या E1 माइनस E2 करोगे तो एनर्जी रिलीज करी है माइनस एच न्यू लोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कुल मिला के एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? जो भी आएगा वो कहलाएगा डेल्टा ई। और वो जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, यहां पर ये बोला जा रहा है। कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? आ गया? डेल्टा ई क्या है? चेंज इन एनर्जी, या हम इसको एनर्जी डिफरेंस भी बोल सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस। E2 क्या है? एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट। E1 क्या है? एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। तो हायर में से लोअर वाले की एनर्जी माइनस करोगे, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, और वो एनर्जी डिफरेंस होगा क्या? वो होगा एच न्यू। आगे बात समझ में? चले आगे, चले बच्चों अगले पॉइंट पे। तो ये सारे पॉइंट कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बोहर का, जिसके ऊपर आपका कई बार एमसीक्यू भी आ सकता है, 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, और वो है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसके जितने भी पोस्टुलेट्स है ना बोहर के, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। अभी जो हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। इसमें क्या बोला बोहर ने? अगर बोहर को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है और ऑलमोस्ट उसको सभी कुछ पता है, तो भैया फिर बता दो कहां घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। मैं न्यूक्लियस से अगर कितनी भी दूरी पर चला जाऊं तो ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल जाएगा। एक फिक्स रो में बच्चे बैठे हुए हैं तो एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितना दूर है, मैं कहां जाके रुकूं स्पेस में। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसका रेडियस बताओ मुझे। बताया उसने बोहर ने, इसी में क्या बोला उसने? इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी घूम रहे हैं, वो एक सर्टेन सिलेक्टेड फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ h/2 पाई होगा। ये बात हमको किसने बताई? बोहर ने। और जो भी मैंने बोला वो मैं लिख रहा हूं,
और मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स revolves only in certain selected orbits whose angular momentum is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। भाई बात समझ में आई? क्या बोला इसने? इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन सर्टेन सिलेक्टेड ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। बच्चों अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखो, इसने देखो मैं तुम्हें अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे समझ भी आ जाएगा और ये स्टेटमेंट आपको रट भी जाएगा। सुनो क्या बोला उसने? उसने ये बोला एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इसका मल्टीप्लाई 1 से भी हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई 2 से भी हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई 3 से भी हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई किसी से भी हो सकता है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिलेगा, 2 से कर दोगे तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस नहीं मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो क्यों ना मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब तो ये हुआ ना, इंटीजर। तो ये पूरा पॉइंट शॉर्ट में ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों एंगुलर मोमेंटम को शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? L से। तो L विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अभी आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है तो बच्चों ध्यान से देखो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होगा उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। बच्चों किसी भी चीज का मोमेंट होता है तो r क्रॉस हो जाता है, r क्रॉस p। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? नॉर्मल जो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। चैप्टर 1 फिजिक्स में तुम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में मोमेंट का मल्टी डायमेंशन निकाला था। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। रट लो, फिजिक्स में भी काम आएगा। मास इनटू वेलोसिटी, उसको हम p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, ठीक है। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है तो जिस भी चीज का मोमेंट फाइंड करना होता है r क्रॉस कर देते हैं। तो r क्रॉस लीनियर मोमेंटम। बच्चों r क्रॉस mv। आगे बात समझ में? अब एक और मजे की बात सुनो। देखो फिजिक्स में अभी हम चैप्टर 3 या 4 पे पहुंचे नहीं है, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूं, दिमाग में फिट कर लो। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर मान लो A एक वेक्टर है और B एक वेक्टर है तो या तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा या तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो फॉर्मूला बनेगा AB cos थीटा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा तो हो जाएगा AB sin थीटा n कैप। AB sin थीटा n कैप। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जो जितना बता रहा हूं उतना दिमाग में रट लो, फिट कर लो। फिजिक्स में अभी आएगा ये, तब तो मैं अपने आप डिटेल में समझा दिया जाएगा। अभी ये बात दिमाग में फिट कर लो। कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा AB cos थीटा लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में AB sin थीटा लग जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? अब बच्चों यही कॉन्सेप्ट जरा यहां पर लगाओ, और उससे पहले एक काम करो। एंगुलर मोमेंटम जब भी आप किसी का निकालोगे तो वो पक्का सर्कुलर मोशन में है, इसीलिए तो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता तो एंगुलर मोमेंटम की जरूरत थी ही नहीं, तब तो सीधा लीनियर मोमेंटम निकाल देते, काम खत्म हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड बच्चों कौन से पाथ में घूम रहे हैं? सर्कुलर पाथ में, हाँ या ना? तो मान लो बच्चों ये है रेडियस वेक्टर, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये रहा इलेक्ट्रॉन,
और ये जाना चाहता है सीधा, यानी वेलोसिटी वेक्टर इधर है, और वो अलग बात है कि इधर मुड़ जाता है, हाँ या ना। तो बच्चों आर और वी के बीच में एंगल क्या बन रहा है? मेरी बात सबको समझ में आ गई? किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन घूम के यहां पर आएगा तो चेक करो, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये हो गया आर वेक्टर। देखो ये जाना कहां चाहता है? सीधा, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर 90 डिग्री बना कि नहीं बना? फिर वो टर्न होके इधर आता है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, जाना कहां चाहता है? नीचे। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। आप कहीं पर भी चेक कर लो, आर और वी के बीच में आपको हमेशा क्या मिलेगा? 90 डिग्री, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद हो गया? डॉट में कॉस, क्रॉस में साइन। अब बच्चों चेक करो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट किसका हो रहा है? आर का एम का, आर का वी का, या एम वी का? वेक्टर तो यही दोनों है ना, आर और वी। एम तो वेक्टर ही नहीं है, एम बाहर आ गया, क्या हो गया? आर क्रॉस वी। बच्चों अगर आर क्रॉस वी होगा तो क्या हो जाएगा? आर वी साइन थीटा, बोलो हाँ। एन कैप अभी हम वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए नहीं लगा रहे, एन कैप से एक न्यू वेक्टर आता है, उसको डायरेक्शन के लिए होता है। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? आर क्रॉस वी है तो आर वी साइन थीटा, तो एम, और बच्चों यहां पर थीटा कितना बन रहा है? चेक कर लो, आर और वी के बीच में थीटा कितना बन रहा है? 90। तो ये जो साइन थीटा मैंने लगाया है ना, ये दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया एम वी आर साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है? तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई? अब ये बात जीवन में याद रखना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर होता है, बार बार डिराइव करने की जरूरत, ये मैंने तुम्हें डिराइव करके दिखा दिया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सीधा सीधा एम वी आर होता है, और खास करके तब जब आर और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। तो सर्कुलर मोशन में कोई भी होगा यहाँ पे थीटा 90 ही बनेगा, क्योंकि वो हमेशा सीधा भागना चाहेगा। वो अलग बात है टर्न हो जाता है, पर वेलोसिटी वेक्टर तो इधर ही बन रहा है, और ये आर क्या? आर वेक्टर है, तो इनके बीच में थीटा 90 रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अब यही फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर मैं यहाँ पे करूं तो बच्चों चेक करना, एल की जगह एमवीआर आ जाएगा, तो एमवीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। अब बच्चों जरा दिमाग लगाओ, क्या यहां से तुम्हारे पास ऑर्बिट का रेडियस नहीं आ जाएगा? तो यहां से बोहर ये बताना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका रेडियस कुछ भी है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम रहा है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के इक्वल है। तो चेक कर लो, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। यहां पे n की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आप 1 लोगे तो देखो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, h की वैल्यू सबको पता है 2 पाई कांस्टेंट है, इधर इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, और मान लो आपको वेलोसिटी पता लग गई तो रेडियस नहीं आ जाएगा सीधा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैंने तुम्हें समझाया ये पूरा क्या है? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जिसमें बोहर ये बताना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, वो सर्टेन सिलेक्टेड ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के इक्वल है। पढ़ो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। आगे समझ में? तो एग्जाम में आपको अगर ये पूछा जाएगा तो खाली ये लिख के आना है, दैट्स इट। ये लिखकर तुमको नहीं आना है, ये मैंने तुम्हें समझाया था कि L की जगह मैंने ये क्यों लिखा। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये भी बोल सकता था कि L का फॉर्मूला mvr होता है, बस यही याद कर लो, लेकिन मैं तुम्हें समझा दिया कि r क्रॉस p होता है r क्रॉस mv, r क्रॉस v, थीटा 90 हो गया, mvr आ जाएगा। तो मैंने L की जगह क्या लिख दिया? mvr। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा बुक्स में। तो ये बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसको मैं रेज कर रहा हूं, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नंबर 6। अब बच्चों मेरी बात सुनो,
अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। देखो मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो एक तो ये बाहर भागना चाह रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप रस्सी से बांधो उसको बाहर भागने की कोशिश करेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, हाँ या ना। और कोई फोर्स ऐसा है जो उसको बाहर जाने नहीं दे रहा है, जो उसको अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ या ना। इसीलिए सेंटर पे रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस an electron is bind in its orbit due to the balance between two forces, electrostatic and सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों चेक करो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है mv²/r, हाँ या ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, kq1q2/r², याद है, बताया था ना मैंने, कूलम्स लॉ। वैसे 12th क्लास में आएगा, बट अभी आप ये फॉर्मूला याद कर लो। दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई यहाँ पर जो चार्ज है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है बहुत सारा, तो प्रोटॉन पर टोटल चार्ज कितना हो गया Ze, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है E। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास mv²/r विच इज इक्वल टू kZe²/r²। और इसके बारे में हमें रदरफोर्ड ने भी बताया था, ये चीज रदरफोर्ड ने भी बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो पूरी तरह से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो ये हो गए तुम्हारे बोहर्स के पोस्टुलेट। ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना आज के आज ही। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बोहर ने हमको एक्चुअल रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, लाइन स्पेक्ट्रा, वेवलेंथ ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करके दी थी, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ये 12th क्लास में भी बहुत काम आएगा तुमको। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, छुट्टी मत करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।